एनडीए की सरकार बनती है और एनडीए की सरकार बनने के साथ ही बिहार के अंदर सुशासन एक आधारशिला खड़ी की गई। आधारशिला सुशासन की आधारशिला। बहनों और भाइयों, आज हम लोग आए हैं आपसे अपील करने के लिए, इसी सुशासन की सुदृढ़ आधारशिला में एक मूर्त इमारत का निर्माण करना है। समृद्ध बिहार और विकसित बिहार की प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना को आगे बढ़ाना है। और ये बताते हुए प्रसन्नता है, आज पहले चरण का चुनाव के अंदर चल रहा है। 121 विधानसभा में वोटिंग हो रही है। बिहार का नौजवान, बिहार का किसान, बिहार का श्रमिक, बिहार की माताएं बहनें झोंक करके एनडीए को वोट देती हुई दिखाई दे रही हैं। और रुझान बताता है कि जब 14 नवंबर को परिणाम आएंगे तो फिर एक बार एनडीए सरकार का नारा बुलंद हो जाएगा बिहार के अंदर। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। बहनों, बिहार मां जानकी का जन्मस्थली, और कांग्रेस ने माननीय उच्चतम न्यायालय कहा था कि राम तो हुए ही नहीं, यानी माता सीता को भी झुठलाने का प्रयास। कितना बड़ा पाप इन कांग्रेसियों ने किया। बिहार के अंदर पश्चिमी, यानी यहां पर वाल्मीकि आश्रम है, महर्षि वाल्मीकि भी झुठलाने का प्रयास। यह कांग्रेस का पाप है। कांग्रेस भारत की विरासत का अपमान करती है, भारत की आस्था का अपमान करती है, और इसलिए उसने उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दिया, राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें ये लोग करते हैं। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोक दिया था, और इनका पार्टनर एक सपा है उत्तर प्रदेश में, उसने राम भक्तों पर गोलियां चला करके लहूलुहान किया था अयोध्या को। लेकिन हम तब भी कहते थे राम लला आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे, और जो कहा वो करके दिखा दिया ना। ये तब पाया जब मोदी जी प्रधानमंत्री और डबल इंजन की सरकार प्रदेश में बीजेपी की थी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। राम मंदिर के निर्माण से पहले याद करना, अयोध्या में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर भी किया गया है। वहां पर जो रसोई बनी है, जहां पे जाने वाले श्रद्धालुओं को फ्री में प्रसाद मिलता है, ये प्रसाद मिलता है माता सबरी रसोई में। और जहां रेन बसेरा है ना, ये रेन बसेरा बने हैं निषाद राज के नाम पर, निषाद राज के नाम पर। आप अयोध्या में आइए, 25 नवंबर को प्रधानमंत्री आ रहे हैं अयोध्या में, तब देखना अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। बहनों और भाइयों, वहां पर भगवान राम भी हैं, राम दरबार भी है, मां जानकी भी है, लक्ष्मण जी भी हैं, और हमारे बजरंग बली भी हैं। अयोध्या में तो वैसे भी हनुमानगढ़ी में ऐसा हनुमान जी महाराज विराजमान है, सुग्रीव किला भी है। और यही नहीं, याद करिए रामायण काल का पहला बलिदानी कौन है? जटायु। गिद्धराज जटायु भी राम मंदिर की तरफ देख रहा है। थोड़ा देखिए कितना भाव विह्वल करने वाला दृश्य है। और सेतु निर्माण के लिए जिस गिलहरी ने योगदान दिया, वह गिलहरी का भी एक मूर्ति लगाई गई है।
बहन और भाइयों, ये है भारतीय संस्कृति, कृतज्ञता ज्ञापित करने की संस्कृति। ये कांग्रेस और आरजेडी कृतज्ञता ज्ञापित करना नहीं सिखा सकती। अगर अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, तो एनडीए की सरकार सीतामढ़ी में भी मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा चुकी है, आगे बढ़ा चुकी है। एनडीए का रथ रुकने वाला नहीं है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, ये लगातार डबल स्पीड से, बुलेट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आ रहा कहने के लिए आया हूं, एक तरफ आपकी आस्था का सम्मान, विरासत को लेकर के मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए चल रही है, और दूसरी तरफ विकास। आज बिहार के अंदर क्या नहीं है? आज बिहार के अंदर सड़क है, बिहार के अंदर रेल की कनेक्टिविटी है, बिहार के अंदर मेट्रो का भी संचालन हो रहा है, बिहार के अंदर एयर कनेक्टिविटी के रूप में एयरपोर्ट पटना में, गया में और आपके दरभंगा में भी है। बहनों और भाइयों, मैं कल काशी में था, वाराणसी में देव दीपावली के आयोजन के साथ में जुड़ा था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी में आए थे, और मैं काशी से आज सुबह ही चला हूं, अभी सीतामढ़ी की सभा करके फिर मैं यहां आया हूं। मैं देख रहा हूं बिहार अब बदलने का एकदम बदल चुका है, आगे बढ़ने के लिए समृद्ध बिहार बनने की ओर उत्सुक दिखाई दे रहा है। बहनों और भाइयों, आरजेडी के समय 1990 से लेकर के 2005 के बीच 60 से ज्यादा जातीय नरसंहार की घटनाएं इस बिहार में हुई थी। 30,000 अपहरण की घटनाएं हुई थी। अपहरण, इंजीनियर का अपहरण, डॉक्टर का अपहरण, व्यापारी का अपहरण, बच्चे का अपहरण, और तो और आरजेडी के समय में सड़क का भी अपहरण हो जाता था और पुल का भी अपहरण हो जाता था। ये पेशेवर अपराधी और माफिया इनके शागिर्द बनते थे। बहनों और भाइयों, इसीलिए हमने कहा, यूपी के लोगों ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ ये इनके पार्टनर यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी यूपी के अंदर यही करती थी। इन माफिया और अपराधियों को अपने गले मिला करके चलती थी, जनता का शोषण करते थे। हमने कहा ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आज हमने कहा यूपी में तो नौजवान रहेगा मस्त, उसको नौकरी मिलेगी, उसके लिए रोजगार का सृजन करेंगे, फ्री में एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा भी करेंगे, सम्मान भी देंगे, स्वावलंबन के लिए भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन माफिया को रौंद डालेंगे और इसके लिए बुलडोजर से धड़ाधड़ चला करके आज उसको पूरी तरह रौंद दिया गया है। मैं कल ही लखनऊ में एक दुर्दांत माफिया के द्वारा गरीबों की जमीनों पर कब्जा करके बड़ी हवेली बनाई गई थी, एकदम डीजीपी आवास के सामने। मैंने देखा, एक बार मैं उधर से जा रहा था, मैंने कहा ये हवेली किसने बनाई है? तो पता लगा कि एक माफिया ने। हमने कहा इसको कब्जे में ले लो। लोगों की समझ में नहीं आ रहा था क्यों कब्जे में ले रहे हैं। हमने कहा कब्जे में लो, मैं बताऊंगा क्या करना है। और बहनों और भाइयों, कब्जे में लिया गया, फिर उस हवेली पे बुलडोजर चलवाया गया और फिर उस हवेली पर हमने आवास बनाए। 72 गरीबों के लिए हाई राइज बिल्डिंग बनाई, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनवाई हैं, और कल उन सबको चाबी सौंप करके आया हूं मैं बिहार चुनाव में। ऐसे ही प्रयागराज में भी हम लोगों ने किया था। ये माफिया
और इन पेशेवर अपराधियों को कभी भी सत्ता का स्वाद नहीं चखने देना चाहिए। जब भी चखाओगे तो इसकी कीमत चुकाओगे। बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कैसे मोदी जी ने भारत को बदला है। आज भारत में विकास भी है, विरासत का सम्मान भी है, गरीबों का कल्याण भी है। जो कार्य कांग्रेस 70 वर्षों में नहीं कर पाई, 65 वर्षों में नहीं कर पाई, मोदी जी ने 11 वर्ष में करके दिखा दिया। याद करिए, बिहार के अंदर, देश के अंदर तो ही, बिहार के अंदर भी अब मेडिकल कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एनआईटी है, आईएम है, एम्स है और चिकित्सालयों की भी एक लंबी श्रृंखला है। आपके तो सांसद भी चिकित्सक हैं। उनके पूज्य पिता डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल जी भी बहुत, हम लोग एक ही साथ दिल्ली में रहते थे। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। आज बिहार के अंदर वो सब कुछ है जो बिहार को आगे बढ़ाने के लिए एक सुदृढ़ नींव का काम करेगी। मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा। कहीं भी देश के अंदर जाइए स्वास्थ्य की सुविधा, कहीं भी देश के अंदर जाइए, बिहार का नौजवान अगर अपना राशन कार्ड लेकर के तमिलनाडु में जाएगा, कश्मीर में जाएगा, वहां भी उस बिहार के राशन से, राशन कार्ड से वहां भी राशन ले सकता है। कोई मना नहीं कर सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड। आप याद करिए, 46 करोड़ गरीबों के बैंक में अकाउंट खोल देना। ये कांग्रेस और आरजेडी की दलाली को मोदी जी ने जैसे पूरी तरह रोक दिया है। गरीब का पैसा गरीब के खाते में जाएगा। ये मोदी जी को जो गाली देते हैं इसलिए देते हैं क्योंकि मोदी जी ने इनकी दलाली बंद कर दी। अब पैसा गरीब के खाते में, महिलाओं के खाते में सीधे जाने लग गया है। और बहनों और भाइयों, एक और यह सुविधा, और दूसरी तरफ याद करिए, जिन लोगों के पास एलपीजी के सिलेंडर नहीं थे, ये कांग्रेस के लोग 25,000 50,000 में ब्लैक करते थे। मोदी जी आए, कहा नहीं, हर गरीब को रसोई गैस का सिलेंडर मिलना चाहिए, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन फ्री, हर गरीब के घर में शौचालय फ्री, 4 करोड़ गरीब सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास दे दिया, 3 करोड़ लोगों के घर में बिजली के कनेक्शन फ्री। आरजेडी के समय तो आपके यहां बिजली नहीं आती थी। आप मुझे बताओ, आज के समय में मोबाइल फोन चार्ज करना होगा तो क्या लालटेन की लाइन में चार्ज करेंगे क्या? अरे आपको अपना लैपटॉप हो या स्मार्टफोन हो, अगर इसको चार्ज करना बिजली तो एनडीए देगी। लालटेन की लाइन तो ये लोग क्या करते थे, लालटेन दिखाते थे और उसको चुपचाप बंद करके फिर रात को डकैती डालते थे। यही तो होता था बिहार के अंदर। अब डकैती नहीं डालने देनी है। और मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, ये भारत का इतिहास है कि अगर जाति के नाम पर जो कांग्रेस, आरजेडी, एसपी, ये सभी दल बांटने का कार्य कर रहे हैं, और जब भी बटे थे तो कटे थे, बटे थे तो बंटना नहीं है। एकजुट हो करके कांग्रेस और आरजेडी के जंगल राज और माफिया राज का मुंहतोड़ जवाब देना है। और इसीलिए मैं आया हूं, श्रीमती रेणु देवी जी एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आए हैं। बहुत वरिष्ठ नेता है।
तो बिहार की बेटिया से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेंगे और बात करेंगे बिहार के रण में पहले चरण की। दोपहर 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुका है। सबसे पहले उसका जिक्र कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, बिहार में 1 बजे तक 42.31% मतदान संपन्न हुआ है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग में 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। बिहार में 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत 42.3%। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग लगातार जारी है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 42.31% मतदान 1 बजे तक संपन्न हुआ। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बिहार में पहले चरण की वोटिंग जारी है। बिहार में 1 बजे तक 42.31% मतदान संपन्न हुआ। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अलग अलग जगहों की मतदान प्रतिशत सामने आ चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिहार में 1 बजे तक 42.31% मतदान पूरा होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग, 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत 42.31% मतदान दोपहर 1 बजे तक पूरा हुआ। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिहार में 1 बजे तक 42.31% वोटिंग पूरी हो चुकी है और बिहार के सीट पहले चरण को लेकर करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उषा दुबे जी हमारे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सत्येंद्र शर्मा जेडीयू के नेता, नदीम अंसारी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, रजनीकांत वशिष्ठ जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत सत्येंद्र शर्मा जी के साथ में कर लेंगे, जेडीयू के नेता है। बहुत स्वागत सर आपका। सर क्या कहना चाहेंगे? 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुका है, जनता ने मन बना लिया है और अब 14 नवंबर का इंतजार, क्योंकि नतीजे तभी सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल आज पहले चरण के बाद क्या लग रहा है कि क्या कुछ हद तक स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर बिहार का बादशाह कौन होगा? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए सत्येंद्र जी। अनम्यूट कीजिए सर। सर आप अनम्यूट करेंगे तो हम आपको सुन पाएंगे, प्लीज। ठीक है, लौटेंगे उनके पास में। और बाकी और मेहमानों को भी हम चर्चा में जोड़ते चलते हैं। हमारे साथ में उषा दुबे जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। बहुत स्वागत मैम आपका। क्या कहना चाहेंगे उषा जी? फिलहाल आज जनता ने क्या रुख अपनाया है? शाम तक काफी हद तक चीजें समझ में आएंगी, लेकिन अभी क्या फिलहाल प्रतिक्रिया है? क्योंकि मतदान प्रतिशत तो ठीक ठाक रहा है, 1 बजे तक 42.3% मतदान पूरा हुआ है। बिहार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिहार बदलाव के लिए लोग मतदान कर रहे हैं। आधी आपने सुना होगा कि विजय सिन्हा जी के ऊपर आरजेडी समर्थकों ने पथराव किया। यह गुंडाराज आज भी आज बता दिए, आज वोटिंग के दिन भी अपना गुंडाराज बता दिए। वह गुंडाराज याद है हम लोगों को, जब वोटिंग में बूथ कैप्चरिंग होता था, हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, तो और हमारे जैसी लड़कियां जब थी उस समय वोट करने नहीं घर से निकलती थी। डर लगता था कि कहां पर मारपीट हो जाएगा, गुंडागर्दी हो जाएगा। लेकिन वही फिर अभी जब ये चुनाव से पहले, जब ये सरकार नहीं बनी उसके पहले ही इस प्रकार से गुंडागर्दी करते हैं, तो सरकार बनने के बाद ये क्या करेंगे? इनको सरकार कैसे चुनेगी? जनता कैसे चुनेगी? ये आज विजय सिन्हा जी के गाड़ी पर हमला किए, हमारे जो भी हैं उन पर वोट बूथों पर बैठकर ये हल्ला हंगामा कर रहे हैं, गुंडा गर्दी दिखा रहे हैं, गुंडा राज अपना दिखा रहे हैं। यह गुंडा राज कोई भूला नहीं है, इसलिए कभी भी वो गुंडा राज को कोई नहीं दोहराना चाहेगा। फिर से हमारी वही एनडीए की सरकार बनेगी। लोग घरों से निकल रहे हैं मतदान करने के लिए, तो हमारे एनडीए के लिए वोट कर रहे हैं। एक सुंदर बिहार, बेहतर बिहार, विकसित बिहार के लिए कर रहे हैं, ना वो गुंडा राज के लिए। आज आपने घटना सुना
वो घटना को कोई नहीं दोहराना चाहेगा। जब अभी इनकी सरकार नहीं है तो इस प्रकार की घटना हो रही है, जब सरकार बन जाएगी तब क्या यह करेंगे। आप खुद ये इस बात पर ठीक है, लेकिन आप बदलाव की बात कर रही हैं, आप ठीक है उषा जी, आप बदलाव की बात कर रही हैं कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है। आज लालू यादव की ओर से एक ट्वीट किया गया जिसमें साफ तौर पर उन्होंने भी यही बातें लगभग एक अलग अंदाज में कही। उन्होंने कहा कि तवे पर पड़ी रोटी पलटती रहनी चाहिए अन्यथा वो जल जाती है, और अब बिहार बदलाव मांग रहा है, तो बदलाव अगर होता है तो उनके पक्ष में हो जाएगा, क्योंकि बदलाव का मतलब क्या है, अभी वर्तमान में तो आप ही के समर्थन से है। परंतु कहीं भी नहीं है, क्योंकि कोई भी वो गुंडा राज को देखना नहीं चाहता है, वो जंगल राज को देखना नहीं चाहता है। जब ये सरकार में नहीं आए हैं, नहीं बने हैं, तब ये गुंडा आज इनका गुंडा राज हम लोग देखें। आज हम लोग समर्थकों, इनके आरजेडी के समर्थकों पर हमला होते हुए देखे। हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर ये हमला करते हैं, तो ये जब सत्ता में आएंगे तब क्या करेंगे? कौन इनको चुनेगा? जनता क्यों चुनेगी? महिलाएं क्यों चुनेगी? इसलिए हमारे पक्ष में सब मत जा रहा है, पूरी तरह से एनडीए और भाजपा के मत जा रहा है। कोई इनके पक्ष में कोई मत नहीं होने वाला है। पूरी तरह से ये सपना जो है, यह का ख्याली पुलाव जो है वो सपना ही रह जाएगा। चलिए लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में नदीम अंसारी जी भी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नदीम जी, आवाज मिल रही है आपको? सर क्या कहना चाहेंगे? सारा मत प्रतिशत उषा जी का कहना है कि भाई एनडीए के पास जा रहा है, बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। देखिए, इनके पास तो वोट चोरी का उद्योग इन्होंने लगा के रखा है। जैसे आपको पता है कि ब्राजील की मॉडल कितनी वोट कर देती है इंडिया में आकर के, तो इनका तो अपरंपार है, उसकी बात तो करनी ही नहीं चाहिए। अभी मैडम कह रही थी कि यहाँ पे भ्रष्टाचार है। बिहार में जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने पिछले 17 साल में ला करके रखा है, उसका जवाब इनके पास नहीं है। बिहार में कोई एक उद्योगपति, पटना जैसे जो बिहार की राजधानी है, वहां सुरक्षित नहीं है, माँ बहन सुरक्षित नहीं है। यहाँ की स्टूडेंट अगर नौकरी मांगते हैं तो पुलिस डंडा देती है। 71,000 करोड़ का घोटाला है, 60,000 करोड़ का बिजली का घोटाला है। तो ये पूरी तरीके से फेल सरकार है। इनके पास कोई बताने का ना कोई नीति है, ना कोई नियत है। आप देखी होंगी कि जब इन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया, जबकि आपको पता है कि कोई भी सिटिंग गवर्नमेंट जब इलेक्शन पे जाती है तो उसको अपना रिपोर्ट कार्ड देना होता है। तो रिपोर्ट कार्ड के बदले इन लोगों ने एक नया जुमला दिया, और जुमला भी क्या दिया? 6 सेकंड के अंदर मीडिया के सामने आए और अपना मैनिफेस्टो दिखाए। और जिस तरीके से बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अपमान इन लोगों ने किया, क्योंकि बीजेपी घेर करके लाई और घेर करके लेके चले गए 26 सेकंड के अंदर। तो जिस तरीके से अपमानित किया इन लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री जी को, और जिस तरीके से इनका गुंडा शासन यहाँ चल रहा है पिछले 17 साल से, बिहार की जनता इनको तो नहीं चुनेगी। अगर ये वोट चोरी करके और ब्राजील से वोटर लिस्ट में वहां की मॉडल का नाम लाग करके अगर ये प्रकरण ना करे, चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, तो बिल्कुल बिहार की जनता इनको सत्ता से बेदखल करेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बिहार में 14 तारीख को आने वाली है। चलिए देखना होगा, खैर 14 नवंबर तक इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। ठीक है, सत्येंद्र शर्मा जी हमारे साथ में है, जेडीयू के नेता। सर क्या कहना चाहेंगे? बड़े आरोप लग रहे हैं। जी देखिए, नदीम जी क्या बोल रहे हैं, नाच ना जाने अंगना टेढ़ वाली बात बोल रहे हैं। अच्छा, आप लोग तो खूब जानते हैं नाचना। चलिए एक एक करके बोलते हैं। बोलिए आप, सत्येंद्र जी आप बोलिए। बताते वाली हाल है, बताइए। उनका लोग हमारे उम्मीदवार पर ईटावारी कर रहा है, मारपीट कर रहा है। शासन आपका है, प्रशासन आपका है, कहाँ सोए हैं भाई? चलिए ठीक है, प्लीज आप लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, एक साथ मत बोलिए, एक साथ मत बोलिए। अभी मोकामा में क्या हुआ है? एक साथ मत बोलिए प्लीज। उषा जी और नदीम जी आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। उषा जी शांत हो जाइए, मैडम शांत हो जाइए। सत्येंद्र जी आप बोलिए। आपके मोकामा में आपके सत्येंद्र जी आप बोलिए सर प्लीज। नदीम साहब इंतजार कीजिए ना, अभी आप बोल चुके हैं। नदीम साहब प्लीज अभी इंतजार कीजिए, अब आप बोल चुके हैं, कोई बीच में नहीं बोलेगा सर। आप लोग बीच में मत बोलिए प्लीज, आपसे विनती है प्लीज सर। नदीम जी और मैडम आप भी। सत्येंद्र जी आप बोलिए। देखिए ऐसा है तो जग जाहिर है कि इनका क्या कैरेक्टर रहा है। लोग तो घबरा रहे हैं, महिला खुश होकर आगे जा रही है, बोलती है इसको तो दोबारा नहीं लाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हमारा बेटा है, मेरा बेटा अपना हो ना हो लेकिन नीतीश जी हमारा बेटा है, मेरे लिए इतना ध्यान रखता है। तो ये तो सब करनी का फल मिल रहा है, इन लोगों को परेशानी हो रही है, अजीब हाल है। ठीक है, चलिए लौटते हैं आपके पास में।
रजनीकांत वशिष्ठ जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत सर आपका। सर, इस बार दोनों ही दलों में दो फाड़ कहीं ना कहीं जरूर नजर आई, चाहे खुद लालू प्रसाद यादव के हम परिवार की बात कर लें, तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच जिस तरीके से अलगाव देखने को मिला, आज भी उसकी चर्चा हो रही थी और अलग अलग तरीके के बयान उनके परिवार के अंदर से भी सामने आ रहे थे। वहीं दूसरी ओर बात कर लें अगर एनडीए की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं नीतीश के नाम को लेकर थोड़ा संशय लगातार बना हुआ था। स्थिति रैलियों में भी साफ नजर नहीं आई। क्या इसका नुकसान होने वाला है? क्या वाकई बिहार में बदलाव होने वाला है, या बिहार का मूड कैसा आज पहले चरण के बाद? अभी लगभग आधा दिन बीत चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार गरिमा जी। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि जो मेरे साथ बीती, मैं थोड़ा सा उसका जिक्र करना चाहूंगा कि मैं कल ही लखनऊ से दिल्ली आया हूं और सुबह मैंने जो कैब ली, तो कैब का जो ड्राइवर था वो बिहारी था, मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। मैंने उससे पूछा, वोट देने नहीं गए तुम? तो उसका कहना यह था कि नहीं साहब, हमारा वोट तो कट गया है, हम चूंकि दिल्ली में ही रहते हैं, अब हमारा वोट दिल्ली में हो गया है। तो मैंने कहा फिर भी तुम्हें अपने घर वालों से या वहां से कुछ खबर तो मिलती होगी कि क्या सीन है क्या नहीं है। तो उसका कहना है, साहब एक बात कह सकता हूं कि 95% महिलाएं तो आरजेडी गठबंधन को, वो इंडी गठबंधन को वोट देने वाली नहीं। पहली बात, एक जैसे है कि जैसे चावल पक रहा हो, उसमें से एक दाना निकाल के आपको थोड़ा सा एहसास हो जाता है। मैं दूर हूं पटना से, मैं दिल्ली में हूं। दूसरी बात यह है कि आपने बात कही कि परिवार में विभाजन की, लालू प्रसाद जी के परिवार में विभाजन की बात कही, तो ये बड़ी मतलब जांची परखी बहुत पुरानी बात है कि जब भी परिवार में विभाजन होता है तो थोड़ा नुकसान तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी बात आपने एक और कही कि आरजेडी या ये क्या नाम है, जो आपका दूसरा गठबंधन है भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का, उसमें नीतीश कुमार जी की ताजपोशी के सवाल पर जो भाजपा की यूं कहें कि चुप्पी ना कहें बल्कि कि इशारों में बात कहना कि नहीं वही हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, और विपक्षी इंडी गठबंधन द्वारा लगातार ये कहना कि ये महाराष्ट्र जैसा प्रयोग करने जा रहे हैं। तो जहां तक मेरी भाजपा के सर्कल्स में और जनता दल यूनाइटेड के सर्कल्स में जहां तक मेरी जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली। वो नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाएगी। वो बात दूसरी है कि बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं कह रही हो, लेकिन वो ये लगभग तय है कि नीतीश कुमार जी, अगर मान लीजिए इन लोगों को बहुमत मिलता है, तो वो नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाएगी, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री तब तक बने रहेंगे जब तक वो स्वयं चाहेंगे। लेकिन कई बार अगर अभी वर्तमान में चुनाव प्रचार पर नजर डालें, नीतीश कई जगहों से गायब क्यों नजर आए? कहीं मतलब ये चुनाव नीतीश के लिए भी बहुत अहम हो गया है। ये मौन भी बहुत बड़ी चीज है उनका। ये मौन इस बात का प्रतीक है कि हमने जो किया है वो जनता देख रही है, समझ रही है। उनके आने से पहले क्या स्थितियां थी समाज में, इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास के मामले में, सुरक्षा के मामले में, कानून और व्यवस्था के मामले में, वो जनता समझ रही है, सब अच्छे से समझ रही है। तो उनका बोलना बहुत जरूरी नहीं है। यानी एक तरफ मुखर वाचाल, ये एक ब्रांड के तौर पर, ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं कि तेजस्वी यादव एक ब्रांड के तौर पर एक अच्छे लीडर के रूप में उभरे हैं, सामने आए, लेकिन वो उनका मौन जो है, शायद मुझे लगता है कि उनकी वाचालता पर भारी पड़ रहा है। लेकिन नीतीश का जो बैकग्राउंड रहा, वो कभी इस तरीके से मौन नहीं रहते थे। वो जरा से बयानों पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई है। इसके पहले लोकसभा के चुनाव में भी जब उनके नाम को लेकर चर्चा होती थी, कभी भी अगर कोई बयान आता था तो वो तुरंत सफाई देते थे उस बयान को लेकर। कभी भी नीतीश कुमार की ओर से ऐसा मौन साधा नहीं गया। क्या इस बार उनके सामने मुश्किल है, इसी के चलते ये मौन है? नहीं, ये टैक्टिकल दूरी कह सकते हैं आप इसको। टैक्टिकल दूरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि इनको मुस्लिम वोट नहीं मिलने वाला है, लेकिन नीतीश जी का मुस्लिम वोट भी इंटैक्ट है। अगर आप कहें कि इन ब्लॉक वोट मुस्लिम्स का वो क्या कहते हैं, इंडी गठबंधन को मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। नीतीश जी का भी अपना एक व्यवहारिक मुस्लिम वोट इंटैक्ट है, और अगर वो भाजपा के साथ बहुत ज्यादा सभाएं करते हुए दिखाई देंगे,
तो शायद उनको उनके उनके उस वोट बैंक को थोड़ा सा शंका होगी और वो दरअसल ड्रॉप जा सकता दरअसल है। देखिए देखिए नहीं नहीं, ठीक है रजनीकांत जी, मैं आपकी बात से सहमत हो जाती, लेकिन है क्या कि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक इतिहास या बैकग्राउंड आपने देखा है वो रहा है, जरा सी भी बात पर नीतीश जी किस कदर राहें अपनी अलग कर लेते हैं वो भी हम सब ने देखा है। और जब इतनी चीजें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिख रही हो तब उनका स्टैंड क्या होगा इसकी शायद अभी थोड़ी सी कल्पना कर पाना मुश्किल हो पा रहा है। खैर 14 नवंबर के बाद स्थिति साफ हो जाएगी, हालांकि अब तक फाइनल मोहर उनके चेहरे पर तो नहीं लगाई गई। तब तो गरिमा जी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। एग्जैक्टली ठीक है चलिए लौटते हैं सर आपके पास में। सत्येंद्र शर्मा जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, जेडीयू के नेता सत्येंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? नीतीश के नाम को लेकर चर्चा बार बार हो रही है और ये मौन क्या वाकई आने वाले वक्त में मुखर रूप से बदलेगा या फिर इस बार कोई और वजह है मौन की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से ही जानते ही लन फन कोई जवाब देते नहीं है, वो सिर्फ काम पे विश्वास रखते हैं और काम के मायने पर ही उनका केंद्रित रहता है ध्यान। पिछले बार भी आपने हमसे डिबेट में बैठाया तो पूछा गया था कि क्यों वो पलटी मारते हैं। पलटी मारने का कारण सिर्फ काम, जनता के प्रति समर्पित भाव, इस पर ही उनका आंकड़ा रहता है। अगर कोई दूसरा जहाँ प्रेशर डालता है तो छोड़ के फिर दूसरे के यहाँ गठबंधन में चले जाते हैं। ये उनकी आदत क्या, ये मजबूरी है, मजबूरी कर सकते हैं। अगर जनता के हित में अगर काम में कोई बाधा डालेगा तो वो बर्दाश्त कतई नहीं करते हैं और ना लॉ एंड ऑर्डर में वो कभी कतई बर्दाश्त। ठीक है, ऐसे ही थोड़ी वो 9 बार शपथ लेने वाले, मतलब एक बड़ा रिकॉर्ड उनके नाम है। चलिए ठीक है, खैर वैसे नीतीश को लेकर तो हमेशा से कहानी रही कि वो कुछ भी हो, किसी के भी पक्ष में वो टाइम मुख्यमंत्री तो उन्हें ही बनना होता है। वो इन समीकरणों को साधने में बहुत माहिर खिलाड़ी हैं। चलिए लौटेंगे आपके पास में, उषा दुबे जी का रुख कर लेते हैं। उषा जी, इस बार सिर्फ और सिर्फ हर जगह पर कमल का निशान जो है वो दिखाई दे रहा था, इसको लेकर जेडीयू के जो समर्थक थे उन्होंने थोड़ी सी नाराजगी भी दिखाई थी। क्यों आखिर ये थोड़ी सी नाराजगी के माध्यम से एक मैसेज मतलब गलत गया, इसको भी संभाला जा सकता था? कहीं ऐसा ना हो कि इस चीज को एक अलग तरीके से लिया हो वोटर ने और वो नुकसानदायक साबित हो जाए। नहीं ऐसा नहीं है। हम लोग पांचों पांडवों जो हैं हम लोग साथ में हैं, एक साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा किसी जगह पर हुआ होगा कि कमल ही दिखा होगा, कहीं कहीं ऐसा भी दिखा होगा कि आपको तीर ही दिखा होगा। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात है कि यहाँ पर बहुत अच्छा हम लोग जो विकास किए हैं, जो हमारी एनडीए की सरकार विकास की, जो नीतीश कुमार इतना महिलाओं को जो आरक्षण दिए, जो रोड में इतना विकास हुआ, एम्स इतने आए, रेलवे में इतने आधुनिकीकरण हुआ, शिक्षा में आधुनिकीकरण हुआ, एयरपोर्ट में इतने आधुनिकीकरण हुआ, ये विकास हो रहा है। रोड इतने सारे हाईवे बने, ये हमारे जो इतने सारे रेल का जो ठहराव है, नए रेल का जो परिचालन है, वह सब जो है जनता यहाँ की विकास देख रही है, बिहार की विकास देख रही है, न कि यह देख रही है कि कमल कहाँ है तीर कहाँ है। ये कोई माने नहीं रखता है। और इस बार पूरी तरह से 100% जो महिलाएं हैं, माने 99.98% महिलाएं जो है पूरी तरह से एनडीए को वोट कर रही हैं और इस बार हम एनडीए की सरकार बना रहे हैं, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। और वह कभी भी वह आरजेडी की सरकार को दोहराना नहीं चाहती है, क्योंकि वह गुंडा राज, वह जंगल राज को फिर से पता है कि अगर यह आ गए दोबारा से, अगर यह आ गए तो फिर से ये शराब चालू करेंगे और वही गुंडा राज, वही नहीं। लेकिन आप शराब चालू करने की बात कर रही हैं, ये तो मतलब बड़ी वैसी बात हो गई। हर कोई जानता है कि किस कदर शराब बिकती है। ऐसा तो है नहीं कि शराब बिक्री पर रोक है, वो सिर्फ ऐलान, औपचारिक ऐलान है, लेकिन उसके बाद असल में धरातल की सच्चाई कुछ और ही है। चलिए खैर, इस पर और विस्तार से करेंगे चर्चा और मेहमानों को भी अपनी चर्चा में हम जोड़ते चलेंगे। उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रोक रहे, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं बिहार चुनाव में पहले चरण की। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में नदीम अंसारी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। नदीम जी, क्या कहना चाहेंगे? बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के बाद एनडीए जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से ये भी कहा गया था कांग्रेस पार्टी को लेकर कि कांग्रेस पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री का पद छीना गया है। कोई रिएक्शन देना चाहेंगे आप इस बयान पर? देखिए, एक प्रधानमंत्री जी से ऐसी आशा का
होना ही एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप प्रधानमंत्री के इतिहास को देखें, मैं हालांकि व्यक्तिगत तौर पे मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि किसी प्रधानमंत्री को ऐसा बोलना चाहिए, और एक मेरे जैसे लोग को भी किसी प्रधानमंत्री को ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री का जिस तरीके से एक सिलसिलेवार इस तरह का सीरीज चला आया है, तो एक प्रधानमंत्री का ये चरित्र हो गया है कि वो कहीं ना कहीं झांकते रहते हैं। आपको पता है कि संसद में उन्होंने मनमोहन जी के बाथरूम में झांका था, कभी कहीं और झांकते हैं। अब वो अगर वो ये देख रहे हैं कि बिहार जैसे जिसको सुशासन वो कहते हैं, उनके ही एनडीए का शासन यहाँ पर है, अगर कट्टा रख करके किसी से कोई भी बात, आप मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, किसी भी एक छोटी सी बात को अगर किसी से इकबाल कराया जाता है, उसको इकरार कराया जाता है, तो इसका मतलब कि यहाँ सुशासन का राज नहीं है। तो प्रधानमंत्री के पास और भाजपा और जेडीयू के सारे गठबंधन के पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। अपनी उपलब्धि बताने के बजाय ये कहते हैं कि पोस्टर में इनका तस्वीर नहीं है, इनकी तस्वीर छोटी है, इनकी तस्वीर बड़ी। अरे भाई, पिछले 17 साल से आप बिहार में शासन कर रहे हैं, आप अपनी उपलब्धि के ऊपर आप अपना रिपोर्ट कार्ड लाइए, उसके ऊपर जनता से वोट मांगिए। लेकिन ना प्रधानमंत्री के पास प्रधानमंत्री आते हैं तो क्या करते हैं, बिहार का अपमान करते हैं। एक वक्त उन्होंने डीएनए कह करके नीतीश कुमार का जिस तरीके से अपमान किया था, इसी तरीके से एक बार बिहार को उन्होंने कहा था कि 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 125 करोड़ देता हूं। तो एक तो पहली बात, उन्होंने बिहारी और बिहारियों को अपमानित किया कि उसकी बोली लगाई। और अब आइए कि अगर उन्होंने 125 करोड़ दे भी दिया तो वो कहां गया, वो पैसा कहां लगा? तो इनके पास पिछले 17 साल में कोई उपलब्धि बताने को नहीं है। आप यहां देख लीजिए कि बिहार हर पैमाने पर 28 राज्यों की अगर आप गिनती करेंगे तो उसमें 26, 27 और 28वें स्थान पे बिहार है। प्रधानमंत्री जी यही मोतिहारी में आते हैं 2014 में और कहते हैं कि मैं इसी चीनी मिल की चीनी से अगली बार आऊंगा तो चाय पीऊंगा। 14 से लेकर के 24 आ गया, प्रधानमंत्री कई बार मोतिहारी गए, ना मिल चला, ना चीनी निकला, ना प्रधानमंत्री चाय बेचे। तो ये लोग देश को बेच रहे हैं, ये लोग युवाओं का जो भविष्य उसको बर्बाद कर रहे हैं। बिहार में आप बताइए कि प्लान दर सबसे ज्यादा कहाँ है? बिहार में। पेपर लीक कहाँ होता है? तो बिहार में होता है। युवा रोजगार मांगने जाते हैं, पेपर लीक के खिलाफ विरोध करते हैं, तो वो पुलिस की लाठी किसको मिलती है? तो बिहार के युवाओं को मिलती है। पटना जैसे शहर में पिछले 3 महीने में आप उठा करके देख लीजिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिन दहाड़े मार दिया गया। वो भी कहाँ मारा जाता है? जहां पटना मुख्यालय से जहां पे उद्योगपति की मर्डर होती है, वहां से महज 500 नहीं 200 मीटर की दूरी पर थाना है, डीएम ऑफिस है, डीएम आवास है। तो ऐसे जगह पर अगर बिहार का एक बड़ा उद्योगपति सुरक्षित नहीं है तो कहां है इनका लॉ ऑर्डर? और बिहार की जनता और देश की जनता को पिछले 14 से लेकर 24 तक 80 करोड़ जनता को ये 5 केजी राशन किस बात का दे रहे हैं? बिहार में ये कहते हैं कि महिला सशक्त हो गई है, लखपति दीदी बना दिए हैं। तो अगर लखपति दीदी आप बना लिए हैं तो अभी 10,000 रुपए आप किस बात का दे रहे हैं? आपके अपने ही बात में विरोधाभास है। अगर मेरी माँ बहने लखपति बन गई मुझे भी खुशी होगा, लेकिन लखपति बनी नहीं है। आप उनको आज 10,000 रुपए किस बात का दे रहे हैं? स्वरोजगार करेंगी, उनको एक और कर्जे में आप ढकेल रहे हैं। तो आपके पास ना कोई नियत है, ना कोई नीति है। आपने पहले भी कोई काम नहीं किया है और आगे भी कोई काम। आपका काम क्या है? आपके यहाँ पे जो उप मुख्यमंत्री आप जिनको बना करके रखे, उनका 2 डेट ऑफ बर्थ है, दूसरे के ऊपर कहते हैं कितना पढ़ा लिखा है। प्रधानमंत्री का डिग्री का पता नहीं है, उनका अपना डेट ऑफ बर्थ का पता नहीं। तो ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ ला करके रखिएगा और बिहार को फिर सारा ठेका आप कहिए कि आरजेडी की। अरे भाई ठीक है, बिहार में इनसे पूछिएगा तो बात करेंगे जंगल राज की, केंद्र में पूछिएगा तो नेहरू जिम्मेदार। अरे भाई, नेहरू जी को यहाँ इस देश से उनको दुनिया छोड़े हुए एक जमाना बीत गया। जंगल राज से आप 17 साल और 20 साल से आप आगे आकर के बैठे। आप अपनी उपलब्धि बताइए ना। आपके पास उपलब्धि तो गिनाने का है नहीं, तो आप पीछे का डर दिखाते हैं। वो भी कैसा डर दिखाते हैं? जो डर आप पड़ताल उसको एक आप इमेजिनरी बना करके ले आते हैं, वो डर वैसा कुछ है नहीं। लेकिन अगर मैं आपको फिर कहूंगा कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर के शाम में 6 बजे के बाद 7 बजे तक 8 बजे तक अगर अपना आंकड़ा दे देता है कि मत प्रतिशत इतना है और बाकी 4 दिन बाद वो आंकड़ा अगर नहीं बदले और वोट चोरी जैसा कोई प्रकरण बिहार में ना हो, तो 14 तारीख को बिहार की जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि इनके शासन को, एनडीए के शासन को बिहार से
टाटा बाय बाय कर देना है और एक नए शासन को लेके आना है जो युवाओं को रोजगार देगा, महिलाओं को सम्मान देगा और माँ बहनों को हक और हुकूक से जीने का रास्ता दिखाएगा। ठीक है, और मेहमानों को भी हम चर्चा में जोड़ते चलेंगे, लेकिन उससे पहले इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही, सबसे पहले उसका रुख करते हैं। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, जहां पर विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर पथराव की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बिहार के डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा और उनके काफिले पर पथराव की बात सामने आई। बड़ी जानकारी, आरोपियों ने कार को घेर कर पथराव किया। बड़ी खबर, बिहार चुनाव के पहले चरण के तहत आज वोटिंग जारी है, लेकिन दूसरी ओर काफिले पर पथराव की बात सामने आई। आरोपियों ने कार को घेर कर पथराव किया। अहम खबर आपको बता रहे हैं, काफिले पर चप्पल फेंकी, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, डिप्टी सीएम ने बातें बोली और कोरियारी गांव के 404 और 400 बूथ नंबर का ये पूरा मामला, विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर पथराव की बात सामने आई है। बिहार के डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, आरोपियों ने कार को घेर कर पथराव किया, काफिले पर चप्पल फेंकी और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। आरोपियों ने कार को घेर कर पथराव किया। वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। डिप्टी सीएम के काफिले पर पथराव की बात सामने आई है। नदीम जी कुछ कहना चाहेंगे सर? अभी उसी को लेकर चर्चा कर रही थी उषा जी और जेडीयू के नेता सत्येंद्र जी भी बड़ी बातें कह रहे थे। तो मैं ये बिल्कुल मैं बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि अभी तो बिहार में इनका कथाकथित जंगल राज का शासन तो नहीं है, इनका ही शासन है, इनके ही पुलिस है, इनका ही प्रशासन है, तो कहाँ है? बताइए कि ये सारी घटनाएं कैसे घट रही है, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? ठीक है, चलिए अब उषा जी का रुख कर लेते हैं। ठीक है, उषा जी क्या कहना चाहेंगी? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो आरजेडी समर्थक हैं वो गुंडा राज थे हैं, वो तो आपका प्रशासन सो रहा है क्या मैडम? आपकी पुलिस सो रही है? देखिए नदीम जी बीच में गुंडागर्दी करना है, पथराव करना है, मारपीट करना है। एक उप मुख्यमंत्री के गाड़ी पर बताइए ना कि आपका शासन प्रशासन कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? नदीम जी प्लीज शांत हो जाइए। सर पहले तो नदीम जी आप बार बीच में मत बोला करिए। और उनके गाड़ी पर पथराव किए, एक उप मुख्यमंत्री हैं। क्यों? क्योंकि वो गुंडा राज खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि अच्छा शासन लाना, प्रशासन अच्छा शासन लाना चाहते हैं, इसलिए वो जीते नहीं सदन। उनके साथ ऐसा गुंडागर्दी किया जा रहा है, आरजेडी समर्थक ही कर रहे हैं, उनके विपक्षी ही कर रहे हैं ना। वो तो कभी बदलेंगे नहीं ना, कोई भी पुलिस आ जाए, कुछ भी आ जाए, जिनके जो प्रवृत्ति है वो कभी नहीं बदलती है। आपकी आरजेडी की यह प्रवृत्ति बन चुकी है, गुंडा राज और पथराव करना, मारपीट करना, जंगल राज के जो एक उदाहरण बनता है वह करना, तो वह तो कैसे बदला जा सकता है? तो आज हमारे विजय सिन्हा जी पर जो पथराव हुआ है, यह कितना शर्मनाक बात है कि आरजेडी समर्थक उनके गाड़ी पर क्यों पथराव कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? आज तो वोटिंग है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह जीत जाएंगे, अगर चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले अच्छा कानून लाएंगे, क्योंकि वो अच्छे कानून की बात करते हैं। अच्छा एक नेता है, ईमानदार नेता है, ईमानदार नेता। आप लोग बिहार में कभी नहीं चाहते कि कोई ईमानदार नेता आगे बढ़े। उषा जी ठीक है, माफिया और रंगदार को टिकट देते हैं और उनको आगे करते हैं। आप लोग कभी नहीं चाहते थे। पहले भी आपकी जब सरकार थी तो भी आपको कोई अच्छे साफ सुथरे को टिकट नहीं देते थे। हमारी पार्टी साफ सुथरे विजय सिन्हा जी जैसे लोगों को टिकट दी जाती है। चलिए ठीक है उषा जी हम लौटेंगे आपके पास में। उषा जी लौटते हैं आपके पास में। ठीक है लौटेंगे। नदीम जी सर प्लीज आपसे विनती है, आप बीच में मत बोला कीजिए। जब आपकी बारी आती है अब सिर्फ तब बोलिए, दो लोग एक साथ बोलते हैं आवाज नहीं आती। और सत्येंद्र जी आप लोग बराबर बीच में टिप्पणियां कर रहे हैं जिससे समय बेकार जाता है। प्लीज सर इस चीज को समझिए। रजनीकांत वशिष्ठ जी का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सर आज चुनावी दिन है, पहला चरण है और डिप्टी सीएम के काफिले पर पथराव अपने आप में एक बड़ी बात है, बड़े आरोप लग रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि भाई अभी तो आप ही का शासन है, अभी कैसे जंगल राज जैसी स्थिति हो रही है, लेकिन क्या आज के दिन ये सारी चीजें होने से कोई असर पड़ेगा? क्योंकि पूरी तरीके से गलत है। शांतिपूर्वक अगर चुनाव होगा तो शायद सही तरीके से चीजें सामने आ पाएंगी। गरिमा जी मैं तो ये मानता हूँ। ठीक है उषा जी रुक जाइए आप।
उनको सुनिए पहले। बोलिए बोलिए सर। गरिमा जी, मैं तो ये मानता हूं कि जब किसी को लगता है कि हम पराजित हो रहे हैं तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। हम्म। मेरा मानना तो ये है, जहां तक हमले का सवाल है। अक्सर ऐसा होता है ना, जैसे कि मतलब वो कोई बच्चा जैसे खेल में हार जाए तो फिर वो जो है वो टेंट्रम्स करने लगता है। हम्म। तो कुछ उसी तरह की घटना मुझे लगती है। जहां तक कानून व्यवस्था का सवाल है तो थोड़ा बहुत तो देखिए बदमज़गियां चुनाव में होती हैं कि जीने मरने का सवाल होता है एक नेता के लिए चुनाव। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए किसी को लग रहा होगा कि हमको वोट नहीं पड़ रहा, दूसरे को वोट ज्यादा पड़ रहा है, तो हो सकता है गुस्सा निकाल दिया उन्होंने। जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, मेरा सोचना तो यही है। बाकी बाकी ये है कि अब तो देखिए मतदान हो ही रहा है और बाकी मतदान दूसरे चरण में हो ही जाएगा। बहुत ज्यादा नतीजे पे हम क्या बात करें, लेकिन ये है कि कुल मिला के जो आप ये घटना के बारे में बता रही हैं वो तो मुझे ऐसा ही लगता है गरिमा जी। ठीक है, चलिए लौटेंगे आपके पास में। सत्येंद्र शर्मा जी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र जी, इस बार एक मुद्दा बिहार में चुनाव से पहले जैसे ही प्रचार शुरू हुआ था, खूब तेजी के साथ में इंडिया और राहुल गांधी की ओर से उठाने का प्रयास किया गया। वोट चोरी का मुद्दा वो देश भर में, पहले बिहार से शुरू हुआ लेकिन उसके बाद देश भर में उसकी चर्चा हुई है। क्या इस बार उसका फायदा मिलेगा कांग्रेस पार्टी को या आपके विपक्षी दलों को? क्योंकि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने इस मुद्दे को खूब तेजी के साथ में उठाया था और देश भर में इस पर चर्चा भी हुई है। देखिए, तेज प्रताप तेजस्वी जी, दोनों भाई आपस में लड़ गए। लोग तो सब चीज देख रहे हैं ना, सब जनता देख रही है क्या है इन लोग का। जब आपस में इन लोग का मसने का, ठीक है, माफी चाहते सत्येंद्र जी, लौटेंगे आपके पास में, आपकी बात को पूरा सुनेंगे। इस बीच बड़ी जानकारी एक सामने आ रही है लखीसराय से। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर स्थानीय विधानसभा प्रत्याशी काफिले के बाद काफिले पर पथराव के बाद ये बड़ा बयान सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको लखीसराय से बड़ी जानकारी। डिप्टी सीएम का कहना है कि मुझे गांव नहीं जाने दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि ये राजद के गुंडे हैं जिन्होंने हमला किया। डिप्टी सीएम की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुझे गांव नहीं जाने दिया जा रहा। उन्होंने मेरे पोलिंग एजेंट को भगा दिया। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की ओर से बड़ी बातें, पोलिंग एजेंट को अपना ही वोट नहीं देने दिया गया। ये बड़ी जानकारी और बड़े आरोप जो है कह सकते हैं सामने आए हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। स्थानीय विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं डिप्टी सीएम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुझे गांव में जाने नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि ये राजद के गुंडे हैं जिन्होंने हमला किया है। चलिए वापस से अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। बताइए सत्येंद्र जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। जी, अब देख रहे हैं, पूरा दुनिया देख रहा है कि राजद लोगों का क्या गुंडागर्दी है। चलिए ठीक है, सवाल पर आइए। हाँ, और कौन कौन कांड हुआ, बहु बेटी इज्जत, मैंने आईपीएस की पत्नी नहीं सुरक्षित रही। ये लोग भूल जाते हैं क्या? आप ही बताइए, अगर माननीय मुख्यमंत्री पर बताते हैं, लाछन लगाते हैं कि तू कट्टा लगा के वो मुख्यमंत्री का ये करवाए। हाँ, वोट चोरी वाले मुद्दे पर बोलिए। वोट चोरी, क्या वोट चोरी वाला मुद्दा नुकसान पहुंचाएगा, इनको फायदा देगा? क्या कहना है उस पर आपका? वोट चोरी वाला मामला तो इन लोग का हवा हवाई है। लोग जान रहे हैं, सिर्फ इन लोग हवा हवाई करते हैं, बोलना आता है। चुनाव आयोग भी तो जो जैसे बोला, चुनाव आयोग भी तो सब चीज किए के पक्ष में। आपका ईवीएम से लेके वीवीपैट का बात कर दिए, सारा चीज हो तो रहा है, सब पारदर्शी हो रहा है। फिर भी इन लोगों को समझ में नहीं आता है क्यों इन लोग आग बबूला हो पाए। मैंने हारते को क्या मैंने अनशन अपना, मैंने जो आता है ना कर रहे हैं, बक रहे हैं, नलगल सब कर रहे हैं। क्या कहा जाए इन लोगों का? ठीक है, काम तो कुछ करना नहीं है जमीन पर। चलिए उषा जी का रुख कर लेते हैं। उषा जी, क्या कहना चाहेंगी मैडम? वोट चोरी का मुद्दा काफी तेजी के साथ में इस बार राहुल और तेजस्वी की ओर से उठाने का प्रयास किया गया और कहीं ना कहीं उसमें वो सफलता उनको मिली भी थी, क्योंकि देश भर में उसको लेकर चर्चा हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे मामलों पर सुनवाई हो रही थी। तो क्या वो जनता का मन बदल पाने में कामयाब रहे हैं? नहीं, जनता सब समझती है, वोट चोरी कुछ है ही नहीं है।
चुनाव आयोग एक स्वतंत्र आयोग है, अपना वह काम किया है, निष्पक्ष काम किया है। आप उनको काम करने में बल्कि चुनाव आयोग को बाधा डाले। जो वोटर्स बांग्लादेशी हैं, नेपाली हैं, या जो बहुत वर्षों से वोट नहीं डाल रहे हैं अपने बूथ पर, बाहर रहे हैं या मृत वोट हो गए हैं, उनकी छटनी तो जरूरी थी। लेकिन आप हार की बौखलाहट, यह जो वोट चोरी का मामला जो उठाते हैं आप, यह आपके हार का बौखलाहट है। आप हार रहे हैं, चुनाव आप निकाल नहीं रहे हैं। आप आज ही देख लीजिए, आरजेडी समर्थक जो हमारे एक डिप्टी सीएम, एक साफ सुथरा चेहरा, ईमानदार चेहरा है, उनके ऊपर हारा। यह आपके सब हार का बौखलाहट है। हार के बौखलाहट आप अपना उगल रहे हैं, दिखा रहे हैं। कोई भी चुनाव आयोग जो है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम किया। अगर वोट चोरी हुआ है, अगर वोट कटा है, वोट चोरी आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? हरियाणा चुनाव में सारा कुछ वेबसाइट पर डला हुआ है, आप वेबसाइट खोल कर देख सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि जो भी आपको चाहिए, वीडियो चाहिए, सीसीटीवी कैमरा चाहिए, जो भी चीज चाहिए, वो सारा डेटा हम देने के लिए तैयार हैं। तो फिर आप वोट चोरी का आरोप कैसे लगा सकते हैं? यह आपके हार का बौखलाहट है। कोई वोट चोरी नहीं है। जहां जहां चुनाव हुआ है वहां का पूरा आपको डेटा देने के लिए चुनाव आयोग जब तैयार है, तो आप वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर कैसे लगा सकते हैं? चुनाव आयोग एक स्वतंत्र आयोग है, कोई भाजपा का वो आयोग नहीं है। चुनाव आयोग पर भी बड़ी-बड़ी टिप्पणियां कांग्रेस की ओर से की गई हैं, और न सिर्फ चुनाव आयोग पर बल्कि चुनाव आयोग के मेंबर्स पर भी। ठीक है, चलिए रजनीकांत जी का रुख कर लेंगे। रजनीकांत जी, ठीक है, मैं निवेदन करती हूँ, मैं सभी चलिए मैम लौटेंगे आपके पास, वोटिंग दी, ठीक है लौटेंगे आपके पास। रजनीकांत जी का रुख कर लेते हैं। रजनीकांत जी क्या कहना चाहेंगे? सर, वोट चोरी वाला मुद्दा SIR में तब्दील हुआ, फिर SIR को लेकर चर्चा हुई, देश भर में उसको लागू करने की बात भी हुई। कितना असर इसका होने वाला है इस बार? शुरुआती दौर वोट चोरी वाले मुद्दे का कहीं ना कहीं पक्ष में था कांग्रेस के और तेजस्वी के, लेकिन फिर आगे चलते चलते उस पर सफाइयां खूब दी गई, खूब सारे बयान आए। लेकिन क्या वाकई वो मुद्दा बना इस बार बिहार चुनाव में? जनता का मूड, मन बदल पाने में कामयाब हुआ? देखिए गरिमा जी, मुझे तो ये लगता है कि बिहार के चुनाव में बेरोजगारी बनाम सुशासन और विकास, ये दो मुद्दे हैं। अब बेरोजगारी का मुद्दा कितना डीप युवाओं के बीच में जा पाता है, क्या वो जो दावे आसमानी किए गए हैं उन पर वो युवा कितना यकीन कर पाते हैं, और दूसरी तरफ है सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास। ये वोट चोरी वाला मुद्दा मुझे तो नहीं लगता कहीं से भी एक जो है इस बिहार के चुनाव में निर्णायक साबित होने जा रहा है, क्योंकि ये राहुल गांधी जी भी अल्टीमेटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो इसी बात की ओर मुझे लगता है कि इशारा कर रहे हैं कि हाँ ये इसमें बड़ी गड़बड़ी है, ये होना चाहिए। तो माने SIR यानी स्पेशल रिवीजन के लिए एक तरह से वो स्पेशल रिवीजन को समर्थन ही दे रहे हैं। और आपने देखा होगा गरिमा जी, पूरे चुनाव भर में राहुल गांधी वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा तो लगाते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी बेरोजगारी के सवाल को बहुत मजबूती के साथ नहीं उठाया, कभी भी नहीं उठाया। मुझे नहीं लगता कि किसी रैली में उन्होंने इस सवाल को उठाया हो। तो मुझे तो नहीं लगता कि चोरी का मुद्दा जो है वो बिहार के चुनाव में बहुत निर्णायक होने जाता है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नदीम जी हैं। नदीम जी क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, इनका सुशासन तो पहले आप देख लीजिए कि अगर एक स्टेट का डिप्टी सीएम कह रहा है कि मुझे एक गांव में नहीं जाने दिया जा रहा, तो उनकी कानून व्यवस्था की किससे बड़ी प्रकाश। लेकिन वो आरोप भी तो आप ही पर लग रहा है, लेकिन वो आरोप भी तो कहीं ना कहीं आपके साथ ही, आप फिलहाल गठबंधन में हैं, एक ही बात है। अगर कोई भी अगर इस तरह का तंत्र अगर काम कर रहा है तो कानून व्यवस्था तो आपके हाथ में, लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में, पुलिस आपके हाथ में है, प्रशासन आपके हाथ में। आप कैसे दूसरे को इशारा करके निकल जाइएगा? ये सब आप जिस तरीके से ये कीजिएगा वो आपका प्रोसेस नहीं है। अब आइए, बात यहाँ पे हो रही वोट चोरी की। हेलो जी, बोलिए बोलिए। अभी मैडम और बाकी सब लोगों ने कहा वोट चोरी। राहुल जी अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके कल तक के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी का क्या क्या प्रोसेस है, किन किन माध्यम से होता है, कैसे कैसे होता है, हर एक चीज को जब वो अगर चुनाव आयोग के सामने ला करके रख रहे हैं, देश के सामने ला करके रख रहे हैं, बिहार की जनता के सामने ला करके रख रहे हैं,
तो इसके ऊपर ये लोग सिरे से नकार देना। आप बिहार की बात करते हैं, बिहार में 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। कल भी हमारे आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी ने अपने मंच के ऊपर कुछ लोगों को दिखाया, जो लोग जीवित हैं, यहाँ हैं, उनका नाम नहीं जोड़ा जा रहा, उनका नाम काट दिया जा रहा। इससे पहले कुछ लोगों को जिनको मृत घोषित कर दिया गया था, उसको राहुल जी ने अपने यहाँ बैठा करके चाय पिलाई थी। ये लोग बात करते हैं, बताइए कि 6 जनवरी 2025 को जब इनका मतदाता सूची इन्होंने चुनाव आयोग ने जब दिया था, उसके बाद से लेकर के जब अभी इनका SIR के बाद ये जाते हैं, तो लगभग 21 लाख नए लोगों को फॉर्म 6 से जोड़ते हैं। हम तो चुनाव आयोग से कुछ ही मांग कर रहे हैं कि आप दीजिए, चुनाव आयोग नहीं क्या दीजिए, हमको मशीन रीडेबल डाटा दे दीजिए, हमको वीडियोग्राफी जो हुआ वो दे दीजिए, हमको आप सारा रिकॉर्ड दे दीजिए, वोट ऑफ परसेंट कैसे है वो दे दीजिए। लेकिन चुनाव आयोग को देने के बजाय हमसे और हमारे आदरणीय नेता से कहता है आप एफिडेविट दीजिए। लेकिन यही बात अगर अनुराग ठाकुर जी कहते हैं, तो अनुराग ठाकुर जी से कोई एफिडेविट नहीं मांगा जाता है, उनसे किसी चीज के लिए देश से माफी मांगने के लिए नहीं कहा जाता है। और चुनाव आयोग के ऊपर इसलिए भी मेरी शंका बढ़ जाती है कि सबसे पहले चुनाव आयुक्त की चुनने की जो प्रक्रिया थी, उसमें से CGI को क्यों बाहर किया गया? जब 3 लोग थे कि प्रधानमंत्री, CGI और विपक्ष के नेता, तो उसमें से CGI साहब को बाहर कर दिया जाता है और एक मंत्री को उसमें ला दिया जाता है। दूसरी चीज आइए, 2023 में एक कानून लाया जाता है कि चुनाव आयोग कुछ भी कर ले, उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। तो इन सारे चीजों को लेकर के आप बताइए कि क्यों ना चुनाव आयोग के ऊपर संदेह किया जाए, क्यों ना चुनाव आयोग को एक कटघरे में लाके खड़ा किया जाए। चुनाव आयोग सामने आए, हमने ये भी देखा है कि 4 बजे सुबह उठ करके कैसे एक व्यक्ति का नाम 6 सेकंड में कटवा देता है। तो जब इतनी सारी उसके ऊपर, लेकिन आपके ऐसे कई सारे हथकंडे फ्लॉप भी हो गए। अभी हालिया ताजा एक तस्वीर वायरल हो रही, क्या आपको ज्ञात है राहुल गांधी ने जिस तरीके से एक तस्वीर जारी की और उसके बाद खुद वो लड़की सामने आकर वीडियो जारी कर कह रही है कि भाई मैं तो इंडियन ही नहीं हूं और मेरा इस्तेमाल हो रहा है मेरी फोटो का इंडिया में इन चीजों को लेकर। ये कितनी शर्मनाक बात है कि गलत मैसेज विदेशों तक जा रहा है। यही तो बात है। राहुल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर आपने देखा होगा, तो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही कहा कि ये ब्राजीलियन मॉडल है, इनको जो है अलग अलग नाम से लेकर के कई अलग अलग पहचान पत्रों में अलग अलग नाम से दिया गया। तो राहुल जी तो उनका दुरुपयोग चुनाव आयोग कर रहा है, राहुल जी नहीं कर रहे। देखिए, राहुल जी जो डाटा देश के सामने रख रहे हैं वो चुनाव आयोग का डाटा है, चुनाव आयोग ने वो लिस्ट दी है, चुनाव आयोग कहा दे कि हमारा नहीं है। तो जो चीज आप दिए हैं, आपके ही पेपर से, आपके ही बुक से अगर हम कोई करेक्शन देते हैं, तो वो तो आपका बुक है ना, रिटन बाय यू है ना। तो जब उस बुक किताब के लेखक आप हैं और उसमें से कुछ तथ्य हम निकाल करके आपको बताते हैं कि ये गलत है, तो उसके लिए जिम्मेदार मैं कैसे हो जाऊंगा? चलिए ठीक है, खैर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आज पहले चरण की वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और 14 नवंबर को तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर इस बार बिहार का बादशाह कौन होगा। शुक्र आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बिहार विधानसभा चुनाव में 1 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी सामने आ चुका है और आज पहले चरण के तहत लगातार मतदान जारी है। दिग्गजों ने भी आज वोट डाला है, लेकिन नतीजों के लिए थोड़ा सा इंतजार, उसके बाद साफ हो जाएगा कि आखिर बिहार में इस बार जनता ने किसे सिरमौर पर बैठाया है। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।